हेलो स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट थर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, स्थिर विद्युत क्षेत्र, ये आपका थर्ड यूनिट है। सेकेंड यूनिट जब मैंने पढ़ाई थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो उसमें किसी एक लेक्चर में किसी ने कमेंट डाला था, आई थिंक 3.6, 7 और 8 या 3.5, 3.6 एंड 3.7 इन टॉपिक्स के लिए बोला था कि ये नहीं पढ़ाया है। तो इनमें से एक टॉपिक तो था इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ। तो वो तो मैं आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़ा चुकी हूँ पहले से ही। जब हमने गॉसेस लॉ वहाँ पढ़ाया था तो उसी में हमने डिस्कस कर लिया था, तो इसलिए वो टॉपिक मैंने सेकेंड यूनिट में नहीं पढ़ाया है, क्योंकि मैं फर्स्ट यूनिट में उसको पढ़ा चुकी हूँ। दूसरे जो दो टॉपिक हैं, और आप जिस बुक को फॉलो कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम की बुक है वो, उसमें राजस्थान यूनिवर्सिटी, अजमेर यूनिवर्सिटी सबको लेके बुक बनाई गई है, और हम कर रहे हैं कोटा यूनिवर्सिटी के सिलेबस को फॉलो। तो वो दो टॉपिक आपके इस कोटा यूनिवर्सिटी में डिफाइन नहीं है सिलेबस में, इसलिए वो मैंने आपको नहीं पढ़ाए। यूनिट सेकंड में बाकी कुछ बचा नहीं है, मैं सब आपको पढ़ा चुकी हूँ। अब आपको खुद को उसकी तैयारी करनी है, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज देके पूछ सकते हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्ड यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, स्थिर विद्युत क्षेत्र। अब देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक के बिहेवियर की बात करें तो इसके आधार पे किसी भी सब्सटेंस को दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। वैसे तो हम तीन में करते हैं, पर फिलहाल हम यहाँ पर दो कैटेगरी की बात करते हैं, चालक और कुचालक या परावैद्युत, कंडक्टर, इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक। तो कंडक्टर जैसे मेटल्स में जो एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन का उनके न्यूक्लियाई से जो बॉन्डिंग है वो इतनी वीक होती है कि वे नॉर्मल टेम्परेचर पर वो परमाणुओं से फ्री होकर विचरित करते रहते हैं, और ये जो होते हैं लगभग बहुत नेग्लेजिबल इलेक्ट्रिक फील्ड से भी इफेक्टिव हो जाते हैं। और कुचालक या परावैद्युत, इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक में ये चार्ज पार्टिकल अपने न्यूक्लियस से या अपने जो पेरेंटल न्यूक्लियाई है उससे बाउंड रहते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में उनकी स्थिति में जो भी पोजीशन है डिस्प्लेसमेंट अवश्य होता है, परंतु फिर भी वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन के आसपास ही बने रहते हैं। इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, विद्युत चालकता नॉर्मल टेम्परेचर पर बहुत कम होती है। इवन आई थिंक कंडक्टर के कंपैरिजन में 10⁻20 टाइम्स कम होती है, इसलिए हम इन्हें इंसुलेटर कहलाते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं पदार्थ जो इन दोनों के बीच के होते हैं, जिन्हें हम सेमीकंडक्टर्स कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र में इनको रखने पर इनके डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं जो हम आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है कंडक्टर्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र में चालक। अब विद्युत क्षेत्र में चालक की हम बात करें तो जो आपके चालक हैं, चालक में
फ्री इलेक्ट्रॉन की को अत्यधिक संख्या में उपस्थिति के कारण अगर हम इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो इसमें क्या क्या डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कंडक्टर इज इक्वल टू 0। तो पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है। ये वाला चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है। अब आप देखिए कैसे, जब कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, जो इसके फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में गति करते हैं। क्यों करते हैं? नेगेटिव चार्ज होने के कारण। जब कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में गति करते हैं और जो कंडक्टर है उसकी सरफेस पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, उसकी सरफेस पे संचित होने लग जाते हैं। और ये क्रिया इतनी तेजी से उस स्टेज तक चलती रहती है जब तक कि फ्री इलेक्ट्रॉन के एक्यूमुलेशन संचयन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आरोपित इलेक्ट्रिक फील्ड को न्यूट्रलाइज नहीं कर देता। और इस प्रकार जो बैलेंस स्टेज में चालक के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो जब चालक को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ड्यू टू इट्स नेगेटिव चार्ज विद्युत क्षेत्र की दिशा के विरुद्ध गति करते हैं और कंडक्टर की सरफेस पर संचित होते जाते हैं। और ये क्रिया इतनी तेजी से होती है और उस स्टेज तक चलती रहती है जब तक कि फ्री इलेक्ट्रॉन के एक्यूमुलेशन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है और जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको वो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूट्रलाइज नहीं कर देता। तो इस कंडीशन में क्या होता है, चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। सेकेंड पॉइंट है, चालक के अंदर नेट चार्ज 0 होता है, यानी कि रो बराबर 0। रो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो अगर रो 0 होगा तो डेंसिटी को अगर हम वॉल्यूम को आप रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो चार्ज भी क्या हो जाएगा? 0 होगा। तो चालक के अंदर नेट चार्ज क्या होता है? 0। अब क्यों होता है? क्योंकि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? 0। तो इसलिए चालक के अंदर कोई भी क्लोज सरफेस की या हम कल्पना नहीं कर सकते। चालक के अंदर हम कोई भी क्लोज सरफेस की कल्पना नहीं कर सकते। तो जो गाउस का नियम है ये आपका चालक है और इसके अंदर किसी भी अपन कल्पना नहीं कर सकते। तो ये जो मैंने पहले आपको बताया था E0 और E1 ये वो आ गया। पहले आपको ये बताया मैंने कि क्यों वो होता है कि ये आपका अप्लाइड है और ये प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसके कारण आपके क्या होगा? प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ये आ गया E1। अब आप देखिए इसमें इस दोनों पॉइंट पर आप देखो E+ और E1 ये दोनों चार्ज एक दूसरे के अपोजिट है, दोनों चार्ज एक दूसरे के अपोजिट है और इसके कारण इस पर नेट चार्ज क्या हो गया? 0 हो गया। अब हम बात कर रहे हैं चालक के अंदर नेट चार्ज 0 होता है। चालक के अंदर नेट चार्ज 0 है, रो बराबर 0। अब कैसे? तो डेल डॉट E बराबर क्या होता है? रो बाई एप्सिलॉन 0। चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है इसलिए इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 0 हो जाएगी। तो इसलिए आपका रो बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। तो जब चालक को विद्युत क्षेत्र में रखने पर उसके सरफेस को छोड़कर शेष जो भी इंटरनल पार्ट उसके अंदर जो नेट आवेश घनत्व है वो क्या होगा? 0 होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? 0 होगा। तो अगर इसका इंटरनल पार्ट हम निकाल दें तो इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो इसका मतलब जो आपका कंडक्टर है
वो एक स्फेरिकल शेल की तरह बिहेव करता है। और ये आप देखिए, ये फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ है और ये जो अप्लाइड फील्ड है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। और ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज ये कहाँ जा रहे हैं, अप्लाइड फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। अब तीसरा पॉइंट है, आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है। जो आवेशित चालक है उसका जो टोटल चार्ज है उसके बाह्य सरफेस पर रहता है। क्यों? क्योंकि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, ज़ीरो। ये तभी पॉसिबल है जब चालक के अंदर नेट चार्ज ज़ीरो हो। तो चालक के अंदर नेट चार्ज भी जीरो है, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र भी जीरो है, तो इसलिए चालक को दिया गया संपूर्ण आवेश कहाँ एक्यूमुलेट होता है, उसके भारी पृष्ठ पर ही एक्यूमुलेट रहता है या भारी पृष्ठ पर ही रहता है। ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट क्या है, चालक की सरफेस पर तथा सरफेस के पास किसी एक्सटर्नल पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो अब इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, यदि ऐसा नहीं हो तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंडक्टर के पृष्ठ के पैरेलल कंपोनेंट के कारण किन्हीं दो पॉइंट ए और बी के मध्य जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ज़ीरो नहीं होगा। वो क्या होगा, ज़ीरो नहीं होगा। तो यदि हम चालक के पृष्ठ पर एक कोई इमेजिनरी नेग्लिजिबल थिकनेस का एक पिल बॉक्स की रचना करें, एक ये दिस इज़ योर पिल बॉक्स, एक आपने पिल बॉक्स की रचना की, तो गाउस के नियम से इस बॉक्स के पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान किसके बराबर होगा, इसमें परिबद्ध आवेश का 1/ε0 टाइम्स। ये आपका गाउस का नियम है। टोटल आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस is equal to 1/ε0 times the total charge enclosed in that surface। अब अगर हम ये मान ले इस फिगर के अकॉर्डिंग कि ये जो बॉक्स है ये इस सरफेस के डीए एरिया को एनक्लोज्ड करता है और जो सरफेस है उस पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है, तो सरफेस है सॉरी, तो वॉल्यूम नहीं आएगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा। तो चार्ज के बराबर क्या हो गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया। तो ये आपके पास आ गया सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया। तो ई डॉट डी ए इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स सिग्मा इंटू डी ए। ई डॉट डी ए क्या है, गॉसेसियन सरफेस से निकलने वाला आउटवर्ड फ्लक्स 1/ε0 टाइम्स चार्ज। इसके अंदर चार्ज कितना होगा, अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो सिग्मा इंटू एरिया डी है, तो सिग्मा इंटू डी हो गया। दोनों तरफ अगर हम इंटीग्रेट करें तो ई डॉट डी ए बराबर क्या आ गया आपके पास, ई डॉट डी ए तो आपको पता है किसके बराबर है, ई डी ए के बराबर, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया। तो ई डॉट डी ए बराबर किसके हो गया, ई डॉट डी ए बराबर आ गया आपके पास में ई डी ए के। तो ई डी ए बराबर क्या हो गया, 1/ε0 सिग्मा डी ए। तो आपके पास क्या आ गया, ई डी ए इज इक्वल टू 1/ε0 सिग्मा डी ए। तो ई बराबर सिग्मा अपॉन ε0। तो चालक के पृष्ठ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है और वो किसके तुल्य होता है, सिग्मा/ε0 के तुल्य होता है। अब है चालक के पृष्ठ पर तथा चालक के अंदर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो एक समान होता है। चालक के पृष्ठ पर या चालक के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सभी जगह पर एक समान होता है। तो अगर हम ये मान लें कि ए और बी कोई दो पॉइंट ले लिए हमने चालक के अंदर, तो अकॉर्डिंग टू द डिफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर कितना होगा, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस ए टू बी ई डॉट डी एल। एक समान होता है, इसकी वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो। क्यों ज़ीरो होगी, क्योंकि चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ज़ीरो होता है। और दूसरा, चालक के पृष्ठ पर इलेक्ट्रिक फील्ड
DL के परपेंडिकुलर है। इनसाइड द कंडक्टर E बराबर 0 एंड E इज परपेंडिकुलर टू DL। तो E डॉट DL यानी कि E DL cos थीटा, थीटा 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0। तो ये आपके पास में किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, VB बराबर VB माइनस VA इज इक्वल टू 0। इट मीन्स कि VB बराबर VA। तो चालक के पृष्ठ पर तथा चालक के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक समान होता है। तो ये आपके पास में इसका आ गया 5th पॉइंट। तो ये सारी चालक की प्रॉपर्टीज़ हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, नेट चार्ज 0 होता है अंदर, और आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके भारिक पृष्ठ पर रहता है, और चालक के पृष्ठ पर और पृष्ठ के समीप किसी एक्सटर्नल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। चालक के पृष्ठ पर और चालक के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक समान होता है। ये इसके पांचों आपके पॉइंट हो गए। अब हमको निकालनी है बाउंड्री कंडीशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट डाइलेक्ट्रिक सरफेस। परावैद्युत पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र तथा विभव के लिए परिसीमा प्रतिबंध। अब आप इसको निकालने के लिए अपने को ये बाउंड्री कंडीशन निकालनी है। अब आप देखिए कि सबसे पहले हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की बाउंड्री कंडीशन निकालने के लिए ये जो हमारी इलेक्ट्रिक सरफेस है, ये क्या है, इंटरफेस बिटवीन टू मीडिया। ये मीडिया या सेकेंड, तो इसके चारों तरफ एक हम पिल बॉक्स कंस्ट्रक्ट करते हैं जो कि 4 सरफेसेस से मिलके बना है, S1, S2, S3 एंड S4। इनकी जो हाइट है इसकी वो कितनी है, H। इसकी हाइट कितनी है, H। बाउंड्री कंडीशन निकालने के लिए हम किसी भी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स की बात करते हैं, और वो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, ये आपकी क्लोज सरफेस है, क्या होगा, फाई बराबर E डॉट DA Q बाई एप्सिलॉन 0। Q सतह में परिबद्ध आवेश है। अब अगर हम ये कहते हैं कि ये जो पिल बॉक्स की हाइट है इसको हम टेंड्स टू 0 ले रहे हैं, इसको टेंड्स टू 0 ले रहे हैं, या हम कहें कि ये सरफेस S1 और S2 एक दूसरे के नज़दीक पहुंच रही हैं, तो आप ये देखो इस फिगर से कि अगर H को हम टेंड्स टू 0 ले रहे हैं तो पहली बात तो जो ये वॉल्यूम है ये ख़त्म होके सरफेस में कन्वर्ट हो जाएगा। कंडीशन कब, जब लिमिट डेल्टा H टेंड्स टू 0 है। और दूसरा, अगर ये दोनों सरफेसेस एक दूसरे की तरफ आ रही है या H टेंड्स टू 0 है, तो आपका जो इस पिल बॉक्स में जो फ्लक्स को बाहर निकालने का कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ S1 और S2 सरफेस का ही रह जाएगा, यानी कि लोअर एंड अपर सरफेस का ही रह जाएगा। और जो साइड की सरफेसेस हैं या आपकी वॉल ऑफ द पिल बॉक्स है, इनका कंट्रीब्यूशन जो होगा वो सरफेस इंटीग्रल को नहीं होगा, वो नेग्लिजिबल होगा, वो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये हाइट आपकी क्या हो गई है, 0 हो गई है। ये सरफेस भी यहाँ पर आ गई है और वॉल्यूम की जगह आपका ये क्या बन गया है, एरिया बन गया। तो जैन लिमिट डेल्टा H टेंड्स टू 0, तो सिग्मा आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी इंस्टेड ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो Q बराबर क्या होगा आपका, सिग्मा A। कब, जब लिमिट डेल्टा H टेंड्स टू 0 है, और ये इसकी अपर सरफेस है और ये इसकी लोअर सरफेस है। N1 कैप फर्स्ट मीडिया में और N2 कैप सेकेंड मीडिया में यूनिट वेक्टर है। अब आपके पास देखिए E डॉट DA बराबर सिग्मा A बाई एप्सिलॉन 0। तो ये मैंने बता ही दिया आपको, हाइट ऑफ द पिल बॉक्स इज़ वेरी स्मॉल। पिल बॉक्स अपर एंड लोअर सरफेस के अलावा सभी सरफेसों के आउटवर्ड फ्लक्स नेग्लिजिबल होंगे, ये मैंने आपको समझा दिया। अब पिल बॉक्स के ऊपरी और निचले भाग के लिए अपने को पता है कि ऊपर भाग के लिए भी हमने E परपेंडिकुलर ले लिया, एरिया वेक्टर DA के परपेंडिकुलर है, तो लिमिट डेल्टा H टेंड्स टू 0, तो ये आ गया E परपेंडिकुलर अबव DA माइनस E परपेंडिकुलर DA। अब ये कैसे आया, क्योंकि आप देखिए अबव एंड लोअर दोनों का होगा E अबव प्लस E लोअर प्लस पिल बॉक्स की साइड इज इक्वल टू सिग्मा A बाई एप्सिलॉन 0। पिल बॉक्स की साइड आपकी 0 हो गई, हाइट 0 हो गई, तो पिल बॉक्स की वॉल्स खत्म हो गई, सिर्फ अपर एंड लोअर पोर्शन ही आपका बचा।
अब नेगेटिव साइन क्यों आया? वो इसलिए आया क्योंकि ई परपेंडिकुलर अबव क्या है? E1 डॉट N1 यूनिट वेक्टर, ई बिलो क्या है? E2 डॉट N2 यूनिट वेक्टर, और N12 कैप यूनिट वेक्टर क्या है? पॉइंटिंग फ्रॉम मीडिया फर्स्ट इनटू द मीडिया सेकेंड। तो आपके पास में क्या चीज़ हो गई? अब आप देखिए N1 बराबर हो गया माइनस N12, तो ई परपेंडिकुलर अबव क्या हो गया? E1 डॉट N1 कैप माइनस E1 डॉट N12, और N2 डॉट N12 बराबर उसी डायरेक्शन में है, ये इसके आ गया। तो ई परपेंडिकुलर बिलो क्या हो गया? ये आ गया। तो ये मिलके क्या बन गया आपका? ई परपेंडिकुलर अबव माइनस ई परपेंडिकुलर बिलो इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो। तो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या हो गई? कि जो नॉर्मल कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, दैट इज नॉट कंटिन्यूस अक्रॉस द बाउंड्री। मतलब कंटिन्यूस का मतलब सतत नहीं है, बाउंड्री के अक्रॉस उनकी वैल्यू एक दूसरे के बराबर विल डिफर बाय एन अमाउंट इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो। विद्युत क्षेत्र का जो लंबवत घटक है वो आवेशित पृष्ठ पर असतत है, कंटिन्यूस नहीं है, और इसका अंतर सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो के बराबर है। ये आपकी क्या हो गई? फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन नॉर्मल कंपोनेंट की। और अब अपन निकालते हैं टेंजेंशियल कंपोनेंट की। अब मान लीजिए यदि सिग्मा बराबर जीरो होता तो जो नॉर्मल कंपोनेंट है वो कंटिन्यूस होता, इंटरफेस पर सतत रहता, क्योंकि उस समय आपका ई बिलो बराबर ई परपेंडिकुलर आ जाता। अब अगर हम इंटरफेस पर टेंजेंशियल कंपोनेंट की बात करें, स्पर्शरेखीय घटक की बात करें बाउंड्री कंडीशन के लिए, तो उसके लिए हम कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करते हैं। कंजर्वेटिव संरक्षी गुण से ई डॉट डी एल बराबर जीरो होता है। तो फिर वही पिल बॉक्स के अपर एंड लोअर सरफेस पर कंपोनेंट पहले ई नॉर्मल था, अब क्या हो गया? टेंजेंशियल है, तो स्पर्शरेखीय है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? ई पैरेलल। तो ई पैरेलल जो कंपोनेंट है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डीएल के पैरेलल होता है, और जो ई परपेंडिकुलर है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। तो अब आप देखिए कि इसमें जो परपेंडिकुलर वाला है, जब लिमिट h टेंड्स टू जीरो है, तब आपके पास में क्या हो गया? ई परपेंडिकुलर अबव माइनस ई पैरेलल बिलो, दोनों इस तरह से आ जाएंगे। वही पहले जैसे पहले किया था एग्जैक्टली वैसे चलेगा, बस आपके पास क्या आ जाएगा? पैरेलल कंपोनेंट आ जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर तो उस समय खत्म हो जाएगा, बिकॉज दिस इज परपेंडिकुलर टू डीएल। तो परपेंडिकुलर टू डीएल होने पे cos 90 की वैल्यू जीरो आ जाएगी, सिर्फ पैरेलल कंपोनेंट रहेगा। तो पैरेलल में आपके पास ये आ गया, दिस इज इक्वल टू जीरो। तो आपके पास आ गया पैरेलल इज इक्वल टू दिस। तो क्या होगा कि जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो एट द इंटरफेस बिटवीन टू डाइलेक्ट्रिक मीडिया कंटिन्यूस होगा, सतत होगा। और वो क्या होगा? नॉर्मल कंपोनेंट वो असतत होगा, और उसका डिफरेंस सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो के बराबर होगा। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंटिन्यूस एट द इंटरफेस। फाइन। अब अपन पोटेंशियल की बात करते हैं। तो आप देखिए पोटेंशियल डिफरेंस अभी हमने देखा था किसके बराबर होता है? वी ए माइनस वी बी आपने निकाला था, माइनस ई डॉट डी एल बी टू ए। तो अब आपने ले लिया फाई अबव ऊपर का पोटेंशियल माइनस नीचे का पोटेंशियल इज इक्वल टू ये चीज़ इसके बराबर होगी। वही लिमिट h टेंड्स टू जीरो, यानी कि a से b तक की या s1 से s2 तक की लेंथ को अगर हम जीरो माने तो e डॉट डी एल बराबर जीरो हो जाएगा। तो फाई अबव बराबर फाई बिलो। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका पोटेंशियल है वो इंटरफेस पे कंटिन्यूस है, उसकी वैल्यू कहीं भी देखें हम एक समान होगी। और अगर हम E बराबर माइनस डेल फाई के फॉर्म में लें तो E परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा? माइनस डी फाई बाय डेवा फाई बाय डेवा एन। तो इसलिए डेवा फाई अबव बाई एन माइनस डेवा फाई बिलो बाई डेवा एन इज इक्वल टू माइनस सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो, क्योंकि हमने देखा था E परपेंडिकुलर अबव इज इक्वल टू E परपेंडिकुलर माइनस इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो। इस कंडीशन से हमारे पास ये चीज़ आ गई, क्योंकि डेवा फाई बाई डेवा एन का मतलब क्या है? इसका परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट आ गया इसका। तो जो इंटरफेस पे जो है पोटेंशियल तो कंटिन्यूस होगा, परंतु जो उसकी प्रवणता है वो क्या होगी? डिसकंटिन्यूस हो जाती है। वो क्या हो जाती है? प्रवणता डिसकंटिन्यूस हो जाती है। तो ये आपका आज का टॉपिक है। इसमें मैंने आपको बाउंड्री कंडीशंस बता दी है।
नेक्स्ट टर्न पर हम आपको पढ़ाएंगे यूनिकनेस थ्योरम एंड मेथड ऑफ इलेक्ट्रिकल इमेजेस। थैंक यू।